गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं उत्तर लेखन से पहले प्रश्न को समझने वाली प्रक्रिया पर। जैसे कि आप में से कई सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर आंसर राइटिंग के लिए क्या बेहतर विकल्प हैं, तो आंसर राइटिंग से पहले हमें प्रश्न समझना है और प्रश्न को समझने के लिए आज की कक्षा बहुत ही जरूरी है। क्लास की शुरुआत से पहले कुछ विद्यार्थियों के जो कमेंट्स थे उनके आंसर दे दूं। आकाश का कमेंट्स था कि क्या हिंदी की शब्दावली को बेहतर करने के लिए हमें कोई शब्दकोश या डिक्शनरी खरीदनी चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं। अगर डिक्शनरियों से शब्दकोश बढ़ जाते तो मुझे लगता है प्रत्येक घर में अंग्रेजी की डिक्शनरी होगी, तो क्या उस डिक्शनरी से अंग्रेजी के शब्दकोश का ज्ञान बढ़ गया? बिल्कुल भी नहीं। शब्दकोश को यदि आपको समृद्ध करना है तो आपको शब्दों के उपयोग को अपने निरंतर जीवन में लाना पड़ेगा। दूसरा एक विद्यार्थी का था कि सर हमारे कमेंट्स तो कभी देखे नहीं, लेकिन आज तक हमने कभी डिसलाइक नहीं किया। तो लाइक डिसलाइक तो चलता ही रहता है, लेकिन कमेंट्स मैं लगभग सभी के देखता हूं। चलती क्लास में कमेंट्स अगर मैं देखने लग जाऊंगा तो रियली क्लास कम होगी और आप लोग डिस्टर्ब ज्यादा होंगे। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तब कमेंट्स कम से कम देखे जाए। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज की कक्षा का। आंसर राइटिंग से पहले प्रश्न को समझने वाली प्रत्येक बात को आज हम समझेंगे। सभी का भरपूर स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर आप केवल हमारी कक्षाओं को देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी की शुरुआत भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। यदि हम बात करें तो इस समय अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है। यदि आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करना है और यदि आर्थिक समस्याएं बाधा उत्पन्न कर रही हैं, तो 13 जून की यह तारीख आपके लिए बनी है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके कई प्रकार के स्कॉलरशिप और प्राइजेस जीत सकते हैं। साथ ही साथ एक और 100 विद्यार्थियों का बैच बनाया जा रहा है जिनके मेंटर्स इन लोगों में से रहेंगे जो आपको हर सप्ताह पर्सनल मेंटरिंग के माध्यम से आपके तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। यहां मैं आप लोगों को एक बात से अवगत करा दूं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी की ये जो तैयारी है ना, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। यूपीएससी की जो तैयारी है ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि कुछ सेकंड दौड़े और जीत गए। यूपीएससी की तैयारी एक सफर है, एक लंबा रास्ता है। इसमें कभी कभी असफलताएं भी हाथ में आ सकती है, कभी कभी दुख भी आ सकता है, कभी कभी तकलीफें भी आ सकती हैं। पर दिमाग में रखना है कि यह क्षणिक है, अस्थायी है। क्योंकि परमानेंट अगर कोई चीज है तो वो है परिवर्तन, जो आपको अपनी जिंदगी में करना है। समस्याओं को देखना है, समझना है, उनसे लड़ना है, उनके सामने घुटने नहीं टेकना है। तो यूपीएससी की तैयारी एक लंबा सफर है, इसमें कई बार तकलीफें आ सकती हैं। तो आपके पास रहेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मेंटर्स। इसके अलावा यदि इस समय आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास बेहतरीन विकल्प है। लोन के अलावा यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम के लिए अब मटेरियल भी दिया जा रहा है फिजिकली। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। MK लाइव रिफर कोड आप कभी भी उपयोग करते चलिए। और यदि इस समय सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल और 2 साल के, तो आपको कई सारे बेनिफिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं कॉम्बो प्राइस में। जीएस ऑप्शनल, आइकॉनिक से लेकर बाकी सब्सक्रिप्शन में भी कई सारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैचेस बनाए जा रहे हैं। इन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप अपनी तैयारी का प्लानिंग कर रहे हैं तो। और 7 तारीख से, जैसे कि मैंने आपसे कहा था,
10 तारीख से हमारा ऑप्शनल का बैच आ रहा है और इस 7 तारीख की जगह पर 3 दिन के टेस्ट प्रोग्राम मैंने रखे हैं पुराने विद्यार्थियों के लिए, उस कारण से उसमें व्यस्तता रहेगी, तो हमने इसे 12 जून कर दिया है। 12 जून को आने वाला है हमारा फाउंडेशन बैच 2022 के लिए। तो सबसे पहले अभी तक एक क्लास जो शाम को 6 बजे होने वाली थी, थोड़ा सा यहां पर तूफानी हवाएं चली, जो मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा के समय चलती है, उस कारण से इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत थी, तो क्लास नहीं हो पाई थी। मैं कोशिश करूंगा कि वह कल पहली क्लास के रूप में ले लिया जाए, या उत्तर वैदिक काल की क्लास जो है सुबह 10 बजे तो रहेगी ही। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आंसर राइटिंग को शुरू करने से पहले प्रश्न को समझना। प्रश्न को समझने से पहले मैं कुछ अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, इधर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी मेरी बात को समझने में। बस 2 पेज मुझे चाहिए थे। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर ध्यान दीजिएगा। देखो, यदि आपको एक बेहतर आंसर लिखना है, एक बेहतर आंसर लिखना है, बेहतर उत्तर लिखना है, तो सबसे पहली शर्त है प्रश्न को समझना, और उसी की मदद मैं आपके सामने कर रहा हूं। यूपीएससी में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कीवर्ड, एक होता है कीवर्ड जिसे हम कह सकते हैं मुख्य शब्द, और एक होता है की सेंटेंस, मुख्य वाक्य। यह एक तरीके से साधन का काम करता है और यह साध्य होता है। घबराइएगा नहीं, सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। जब भी कोई प्रश्न आपके सामने रखा जाता है तो उस प्रश्न में जो भी उसे पूछना है वह उसका मुख्य वाक्य है, लेकिन उस प्रश्न के अंत में एक शब्द जोड़ा जाता है जिसे कहते हैं कि वो प्रश्न की पूछ है। आलोचना, समालोचना, टिप्पणी, मूल्यांकन, उजागर करना, स्पष्ट करना, व्याख्या करना, इस तरीके के शब्दों को वह अंतिम रूप में रखता है। ये जो अंतिम शब्द है ना, ये तय करेगा कि वो जो मुख्य वाक्य हैं उसके उत्तर की आकृति कैसे बनेगी, या उसका उत्तर का आयाम क्या होगा। हम जब आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न के 2 बिंदु हैं, एक है मुख्य शब्द जिसे हम अंतिम शब्द कहेंगे, और दूसरा है वाक्य। यदि आप लोग वाक्य समझते हैं, यदि आप लोग वाक्य समझ गए, इसका मतलब कि आपको उस प्रश्न का उत्तर आता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि वैश्विक तापन पर या वैश्विक तापन समस्त जीवधारियों के लिए नकारात्मक प्रभाव डालेगा, तो यदि आपको इसका उत्तर लग रहा है कि हां मैं तो लिख दूंगा, इसका मतलब तुम्हें प्रश्न का उत्तर आता है। लेकिन तुम प्रश्न का उत्तर आकर भी गलत लिख सकते हो, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं कि मुख्य शब्द क्या था। मान लीजिए मुख्य शब्द में दिया गया है वर्णन कीजिए, मुख्य शब्द में दिया गया है दिए गए कथन के विषय में तर्क प्रस्तुत कीजिए, या फिर मुख्य शब्द में कोई और भी शब्द आ गया है। तो जैसे आप लोग कहते कि मैं इसका उत्तर लिख सकता हूं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको उसका मुख्य वाक्य समझ में आ गया है। लेकिन आपका उत्तर सही है या गलत, इसका डिसीजन यह शब्द करता है कि आप उस शब्द को साथ या उस शब्द के साथ न्याय कर पाए या नहीं। देखो लाल लालियों,
जब हम आंसर राइटिंग करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, जिसकी जानकारी तुम्हें प्रस्तुत करनी है, वह प्रश्न का मुख्य वाक्य है। लेकिन उस प्रश्न के मुख्य वाक्य में अंतिम शब्द तय करेगा कि वो मुख्य वाक्य की आकृति, आयाम, डायमेंशन क्या होगा, कैसा होगा, और आप उस मुख्य वाक्य में कही गई बातों का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे अगर कोई कहे कि पिछले 7 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कीजिए, तो भाई भारत सरकार के द्वारा किए गए कार्य मुख्य संरचना है, लेकिन आखिरी के शब्द ने बिगाड़ दी पूरी बात, क्योंकि आखिरी के शब्द में उसने आलोचना करने के लिए कहा है, तो मुझे कार्य ढूंढने हैं और उसकी बुराइयां बतानी है। लेकिन अगर कहा गया होता कि पिछले 7 वर्ष में भारत के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए, तो अब वर्णन करने में कार्य ही लिखने हैं, लेकिन मुझे उन कार्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करना है। आखिरी का शब्द तय करता है कि कही गई मुख्य बात के डायमेंशंस क्या होंगे। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखें तो आखिरी के शब्द पर अपनी निगाहें 10 सेकंड के लिए छोड़िए और पूछिए अपने दिमाग से कि हमें मुख्य वाक्य की दिशा यह तय करनी है। आइए आज हम इन्हीं शब्दों को समझने के लिए पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है, प्रश्न को समझाना है आज पहले, फिर आंसर राइटिंग की कई बारीकियों के साथ हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो शब्द क्या होते हैं। आज की कक्षा एक्सक्लूसिवली केवल शुद्ध रूप से 2021, 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए मैं मान रहा हूं। तो आइए शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला शब्द आता है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड। कीवर्ड में यह शब्द किसी भी में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, सबका मीनिंग एक ही समझना। निश्चित ही इसमें भी अंतर होता है, पर हमें उत्तर लेखन के लिए समझना है कि कई सारे शब्द एक जैसे हैं, तो हमारे डायमेंशन भी लगभग उतने ही होने चाहिए। मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूं कि किसी भी प्रश्न के उत्तर में जो आपको हमने कंटेंट दिया है वो कंटेंट एक जैसा है, पर उस कंटेंट को दिशा देने का काम आपका है, और वो दिशा तय करेगा ये उजागर करना, प्रकट करना, उल्लेख करना, प्रकाश डालना। इसका सामान्य सा मतलब यह है कि कही गई बात को बेहतर तरीके से विस्तार पूर्वक ना सही, लेकिन इस तरीके से समझाना है कि एग्जामिनर के पास इस विषय में सामान्य जानकारी है, लेकिन कुछ अद्भुत कुछ बातें आप उसको बताने जा रहे हो, कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम कहते हैं कि गहराई वाली बात बता दी भैया आपने। तो प्रश्न में दिए गए इशू टॉपिक को विस्तार से समझाना होता है इस अप्रोच के साथ कि उत्तर लिखना है। एग्जामिनर को प्रश्न में दिए गए टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी है और आपको उसे कुछ विशेष जानकारी प्रदान करनी है। जब भी आपके सामने शब्द आएगा, उजागर करिए, प्रकट करिए, उल्लेख करिए, प्रकाश डालिए, तो कही गई बात को आपको समझाना है, लेकिन कुछ विशेष बिंदुओं के साथ, जिससे यह स्पष्ट हो कि आपकी वो बात उजागर हो गई, जिससे पता हो जाए कि वो बात सामने आ गई, जिससे ये क्लियर हो जाए कि उन बातों पर प्रकाश डाला गया। देखो भी प्रकाश डालने का मतलब क्या है कि पूरे कमरे में अंधेरा है और एक चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं कि प्रकाश डाला। तो सिंपल सा तात्पर्य यह है कि उसके पास सब कुछ जानकारी है, लेकिन उसमें से उस बात पर प्रकाश डालिए जो प्रश्न में डिमांड की गई है। आइए जरा देखते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाने में ज्यादा मजा आएगा। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लाल लाली। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता इसका आकार है। इस कथन को उजागर कीजिए। अब देखना, मूल ढांचा यह है, मूल वाक्य।
जिसे कहेंगे कि सर ये तो मुख्य वाक्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा प्रश्न लिखा जाएगा, लेकिन उस प्रश्न का लक्ष्य क्या होगा, इस बात को प्रमाणित करके दिखाना, इस बात को उजागर करके दिखाना, इस बात पर प्रकाश डालना। मतलब अब संविधान की संसदीय व्यवस्था पर चर्चा मत करना, अब संविधान के किसी अन्य गुणों पर चर्चा मत करना, पर संविधान के 10 विशेषताओं में तुम्हारा फोकस इसके आकार वाले पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत ही लिखने की हम करेंगे कि भारतीय संविधान विश्व में उपस्थित सभी संविधानों में सबसे लंबा बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान के आकार और विस्तार की यदि हम बात करें तो इसमें कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं। साथ ही साथ इतना लंबा संविधान होने के बावजूद 100 से अधिक इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। इस आकार के लिए यदि हम बात करें तो कई कारक जिम्मेदार हैं, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको या लक्ष्य करके नहीं लिखा था कि हमें सबसे बड़ा संविधान लिखना है, कारकों का थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। तो आपने उजागर कर दिया, प्रकाश डाल दिया, उल्लेख कर दिया किस बात का, कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में भारतीय संविधान का बड़ा आकार उसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में एक है। तो ये जो शब्द है, जैसे इसकी जानकारी आप में से कुछ लोगों को होगी तो खुश हो गए, अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना है कि आपको इसमें उसी बात को उजागर करना है केवल जो कि आकार से जुड़ी हुई है, जो आकार के बारे में वर्णन करती है या आकार के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है। जैसे कि यूपीएससी ने इसमें सवाल जो दिया था, ये यूपीएससी का आया हुआ सवाल है कि गांधाराई कला में मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। मतलब मध्य एशिया और यूनान के जितने भी तत्व आपको गांधार कला में मिलते हैं, उन तत्वों के बारे में वर्णन कीजिए, केवल उन तत्वों के बारे में। हो सकता है गांधार कला में 20 क्वालिटी हो, लेकिन उस 20 में से 3 क्वालिटी हो सकती है कि यूनानी कला की होगी, या 3 क्वालिटी हो सकती है कि मध्य एशियाई कला की होगी। तो केवल उन्हीं को बताइए, इससे आपका आंसर भी छोटा होगा, इससे आपको पता भी चलेगा कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, और इससे आपको 10 में से 7 नंबर की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो पाएगी। यहां पर विद्यार्थी क्या कर देते हैं कि गांधार कला का वर्णन करने लग जाएंगे। गांधार कला की बात नहीं है, केवल मध्य एशियाई और यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों का ही वर्णन करने के लिए एग्जामिनर आपको प्रेरित कर रहा है। दूसरा शब्द आता है स्पष्ट करना या व्याख्या करना। देखो भाई, स्पष्ट करना, तो मुझे जब भी मैं स्पष्ट करना शब्द सुनता हूं तो वो 3 इडियट वाला डायलॉग याद आता है, जिसमें आमिर खान अपनी किताबों को लेने के लिए शिक्षक के सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देता है, और जिसमें शिक्षक कहता है, अरे कहना क्या चाहते हो। इसका मतलब सीधे शब्दों में कहो कि आपको क्या चाहिए। स्पष्ट करने का मतलब यह है कि उस प्रश्न के उत्तर को अगर कोई कक्षा 5 का बच्चा भी पढ़े तो वो कहे कि मुझे सारी बात समझ में आई, मुझे नहीं पता कि उत्तर सही है कि गलत है, लेकिन जो बात वो लिख रहा है वो मैं बहुत भली भांति समझ पा रहा हूं। जैसे कुछ राइटर होते हैं कि पढ़ लो फिर भी समझ में नहीं आते। जैसे आप जानते कि पॉलिटी में कुछ राइटर ऐसे कितना भी पढ़ लो समझ में ही नहीं आता है, और कुछ राइटर ऐसे होते हैं ना कि बात इतनी सरल बात तरीके से समझा देते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे क्या लिखा है, बहुत बेहतरीन लिखता है ये बंदा। तो जो ऐसा लिख पा रहा है, समझ जाना कि उसने स्पष्ट करना या व्याख्या करना सीख लिया है। व्याख्या करना या स्पष्ट करना सीख लिया है। जब भी स्पष्ट करने और व्याख्या करने की बात आ रही है, आपकी भाषा बहुत सरल, प्रभावपूर्ण और पढ़ने वाले को सारे तार तार खोलने वाली हो। आइए जरा देखते हैं लाल लालियो किस विषय की ओर मेरा इशारा है।
प्रश्न में वर्णित विषय या टॉपिक की अंतर्निहित बातों को सरल शब्दों में लिखना। अब मैं वही सवाल लूंगा फिर से। भारतीय संविधान का आकार भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्धारित या लक्षित बिंदु नहीं था, किंतु स्वाभाविक परिणाम था, स्पष्ट कीजिए। अब देखना, प्रश्न वही है, लगभग प्रश्न वही है, लेकिन उत्तर बहुत कुछ बदलेगा। अब प्रश्न की शुरुआत यह नहीं होगी कि हमारा भारतीय संविधान विश्व में लिखित सबसे बड़े संविधानों में से एक है। अब प्रश्न की शुरुआत क्या होगी? भारतीय संविधान का आकार भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा निर्धारित लक्षित बिंदु बिल्कुल भी नहीं था, किंतु स्वाभाविक परिणाम था। लिखिएंगे शुरुआत में ही, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया, तब उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ही कई सारे लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया था। क्योंकि भारतीय विविधता को यदि देखा जाए तथा पिछले 100 या 200 वर्षों के गुलामी को, उपनिवेश को देखा जाए तो भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसे संविधान की खोज में थे जो स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का विभाजन कर सके और शासकों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक लक्ष्य की व्याख्या बता सके, नागरिकों को मूल अधिकारों के बारे में या नागरिकों को मूल अधिकार भी विस्तार पूर्वक दे सके। वास्तविक रूप में हमारे संविधान निर्माताओं के सामने परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हुई कि जिसके कारण संविधान बड़ा बन गया, पर वो बड़ा संविधान लिखने नहीं बैठे थे। अब मैं यहां ये नहीं बताऊंगा कि इस संविधान में इतनी अनुसूचियां हैं, इस संविधान में इतने भाग हैं, इस संविधान में इतने आर्टिकल है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि आप इस बात को सरल भाषा में समझा कर दीजिए कि आखिर बड़ा संविधान क्यों लिख दिया गया भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा। बड़ा मजेदार है, कंसेप्ट भी वही है, टॉपिक भी वही है, कंटेंट भी वही है, लेकिन लिखने का सीक्वेंस बदल गया है। क्योंकि पहले उस बात की व्याख्या, उस बात को उजागर करना था और इस बात की व्याख्या करनी है। यह हमने बनाया हुआ सवाल है। यूपीएससी के सवाल पर आते हैं। 1857 का विप्लव मतलब विद्रोह ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे और बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। मतलब जो छोटी छोटे छुटपुट घटनाएं होती थी, उसका एक अंतिम रूप था। सुस्पष्ट कीजिए। तो अब आपको यहां पर वो उदाहरण दिखाने पड़ेंगे। 1757 से लेकर 1857 के 100 वर्षों में होने वाले उन विद्रोह का वर्णन करना पड़ेगा, होने वाले उन अन्यायों का वर्णन करना पड़ेगा, जिसके कारण 1857 की परिणति दिखाई देती है। आपको 1857 के पीछे के कारणों के साथ साथ वो छोटी छोटी घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। 4-5 घटनाएं ही बता देना, लेकिन वो 4-5 घटनाएं आपको लगनी चाहिए कि इसको देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा लेखक को, राइटर को या फिर परीक्षक को कि यही तो हम जानना चाह रहे थे कि वह 1857 उसका परिणाम था। इसलिए अंतिम शब्द क्या पूछा गया है, इस पर गौर जरूर करिए। अंतिम शब्द तय करता है कि आपके दिए गए प्रश्न के मुख्य वाक्य का डायमेंशन क्या होगा और किस रूप में आप उसका वर्णन करने वाले हैं। 2 शब्द अभी तक क्लियर हो चुके, वैसे 2 की जगह मैं कहूं तो 6 शब्द क्लियर हो चुके हैं। उजागर, प्रकट, उल्लेख, प्रकाश, स्पष्ट और व्याख्या। आते हैं तीसरी घटना पर, परीक्षण, विश्लेषण और मूल्यांकन। परीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। इन प्रश्नों में यदि आप लोगों ने परिणाम नहीं लिखा तो मेरे हिसाब से आपको 10 में से 2 अंक दिए जाने चाहिए। इन प्रश्नों में परिणाम की अनिवार्यता है। जी हां, निष्कर्ष जब आप लिखते होंगे तो किसी में निष्कर्ष लिखे ना लिखे,
लेकिन इसमें निष्कर्ष या परिणाम यदि आपने नहीं लिखा तो मेरे हिसाब से आपने प्रश्न के साथ अन्याय किया। मैंने आपसे कहा कि अपना ब्लड टेस्ट करके आइए, आप ब्लड टेस्ट करके आ गए, लेकिन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ही नहीं लाई, तो क्या यह ब्लड टेस्ट माना जाएगा? भाई अगर आपको परीक्षण करना है, यदि आपको मूल्यांकन करना है, तो आपको परिणाम भी तो देना पड़ेगा कि मेरे मूल्यांकन का परिणाम क्या निकला। इसलिए मेरे लाल लालियों, यदि यह शब्द मिल जाए तो परिणाम और निष्कर्ष की आदत डाल दीजिए कि आपके मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला, यह आपको प्रश्न के अंतिम उत्तर के अंतिम भाग में लिखना पड़ेगा। यदि यहां पर निष्कर्ष या परिणाम नहीं लिखा हुआ है तो मेरे हिसाब से वो अधूरा उत्तर है। मेरे हिसाब से उस विद्यार्थी को यही समझ में नहीं आया कि उसे करना क्या था, उसे करना क्या था। इधर गौर करेंगे लाल लाली। परीक्षण में परिणाम की अनिवार्यता होती है। प्रश्न में दिए गए विषय या टॉपिक के बारे में प्राप्त परिणामों के बारे में लिखना होता है। आइए, अभी संविधान की ही बात कर रहा हूं, अब परिणाम के रूप में। भारतीय संविधान के निर्माण के प्रसंग में कुछ ऐसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारक विद्यमान थे जिनके फलस्वरूप भारतीय संविधान एक विशाल दस्तावेज बन गया। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। अब हमें उस भारतीय संविधान के बड़े होने के कारणों को बिंदुगत भी अगर लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं है। जैसे आप पहला कारण दे सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कोई 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष की घटना नहीं है, बल्कि 1773 के अधिनियम से जो प्रारंभ हुआ, अधिनियम से जो प्रारंभ हुआ तो 26 जनवरी 1950 तक चलता रहा, माना जा सकता है। दूसरा कारण, शासन व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था का चयन करना। जब संसदीय व्यवस्था का चयन किया जाता है तो यहां पर कहीं पर भी जब संसदीय व्यवस्था होगी तो हम कहेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण होता है। पृथक्करण, न्यायपालिका का अलग वर्णन करना पड़ेगा आप लोगों को, विधायिका और कार्यपालिका का विस्तार पूर्वक वर्णन करना पड़ेगा। भारत की संघीय व्यवस्था थी जिसके कारण भारतीय संविधान में राज्य सरकारों की भी शक्तियां वर्णित करनी थी और साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी। हमारे भारत ने आजादी प्राप्त की थी, हमारा अपना देश बना था, हमारे अपने देश के लोगों के द्वारा शासन होने वाला था, तो संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के मूल अधिकारों पर भी काम किया था, नागरिकों के मूल अधिकारों पर भी काम किया। शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का भी बेहतर तरीके से वर्णन किया गया। इसके अलावा पिछड़ा समुदाय, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सभी के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग आयोग भी तो बनाने थे। भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसे संविधान के निर्माण के लक्ष्य में लगे हुए थे जिसमें बड़े स्पष्ट रूप से सभी चीजों का वर्णन मिल सके और आने वाले समय में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए भारत को एक स्थायी राष्ट्र के रूप में बदला जा सके। मूल्यांकन करने के बाद अब परिणाम लिखेंगे। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम भारतीय संविधान को एक बड़ा और लंबा संविधान कह सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस संविधान के आकार की तुलना में उसके अन्य गुणों को महत्व ज्यादा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आकार संविधान के लिए छोटा और बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के सभी विकल्प महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए परीक्षण करना चाहिए था आपने कि भाई आप जो लोग कह रहे हैं कि ये सारी बातें, पर अंतिम रूप से मैं जो मूल्यांकन कर रहा हूं कि संविधान का बड़ा होना इतना तनाव का बिंदु है ही नहीं, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? जरूरी है संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाना, और उसके लिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर लगभग सभी गुणों को शामिल किया था। परिणाम नहीं लिखा आप लोगों ने यदि इसमें,
तो कितनी भी मेहनत कर दो, मेरे नजर में 10 में से केवल 2 नंबर के बराबर का काम किया, क्योंकि ब्लड टेस्ट में आपने ब्लड को सैंपल भेज दिया लेकिन रिपोर्ट ही नहीं लाई, तो वो किस तरीके का टेस्ट माना जाए। इसलिए ये जो शब्द होता है, जहां परीक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन की बात आएगी, परिणाम की अनिवार्यता बनाए रखिएगा। जैसे यूपीएससी ने पूछा था, विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें आपस में काफी मजबूत कनेक्शन होने चाहिए और साझेदारी क्षेत्र के बीच पुल बनाती हैं। जैसे कि पार्टनरशिप जो होती है वो विभिन्न क्षेत्रकों के बीच में कनेक्शन ज्यादा मजबूती से जोड़ती है। यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान करता है। उपयुक्त कथन के प्रकाश में भारत के विकास क्रम का परीक्षण कीजिए। हम बताएंगे कि बिल्कुल, जब हमने पहली योजना बनाई तो कृषि को लक्षित किया, फिर दूसरी योजना में उद्योगों को लक्षित किया, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया कि एक एक क्षेत्र को लक्षित करने की जगह पर समग्र लक्ष्यों को या समग्र क्षेत्रों का विकास जरूरी है। और फिर हमने समग्र क्षेत्र के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की और इस 20 सूत्री कार्यक्रम के बाद मानव संसाधन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो परीक्षण करने के बाद परिणाम लिखना चाहिए था आपने यहां पर कि निश्चित ही जब तक कि समस्त क्षेत्रों के बीच में मजबूत साझेदारी नहीं होगी और जब तक कि सभी क्षेत्र एक दूसरे को विकास के रूप में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक हम भारत में आर्थिक विकास और समृद्धि को स्थायी नहीं कर सकते। ऐसा हमें वहां परीक्षण करना चाहिए था, मूल्यांकन करना चाहिए था और उसका परिणाम यह लिखना चाहिए था। इसलिए यहां पर जब भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे, इस समय जारी अमेरिका ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा, इसका मूल्यांकन करना है। अंत में परिणाम लिखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं लाल लालियों, एक और शब्द बड़ा इसमें कॉमन आता है, एक और बड़ा शब्द इसमें कॉमन आता है, आकलन करना या प्रकाश डालना। प्रकाश डालना वैसे पहले वाले में भी था, सेम ही बात है, लगभग आकलन की भी सेम बात है। बस थोड़ा आकलन का मतलब मैं बता दूं, आकलन का मतलब होता है उसके स्वरूप का वर्णन करना। भाई जैसे हमने कहते हैं ना कि देखो आकलन करके आ जाओ कि भारत की आबादी में कितने लोग बेरोजगार हैं, आकलन करके आ जाओ कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आकलन करने का मतलब एक गणितीय भाव उत्पन्न करता है। इसलिए आकलन भी लगभग वैसा ही है जैसे कि प्रकाश डालने जैसी बात हो रही है। हाँ, लेकिन थोड़े से गणितीय रूपों का यहां हम वर्णन, मतलब उसके स्वरूप का वर्णन ज्यादा चाहेंगे। दिए गए टॉपिक के लगभग सभी आयाम अथवा दृष्टिकोण उदाहरण के साथ अगर किए जाए तो यह ज्यादा बेहतर माना जाता है। आकलन करने में, प्रकाश डालने में उदाहरण दीजिए तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। उदाहरणों की जरूरत हमें यहां पर पड़ती है। जैसे भारतीय संविधान की विशालता को निर्धारित करने वाले कारकों का आकलन करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान इतना लंबा लिखा गया, उसके पीछे के कारण, अब उस कारणों में उदाहरण दीजिएगा। जैसे भारतीय संविधान के लंबा होने में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बहुत बड़ा कारक थी। 1935 में पारित अधिनियम जो कि ब्रिटेन की संसद में, उसमें से कई बातें हमने ली थी और क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज था, इसलिए जब उस कानून को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया, उसके कई सारे अंश को शामिल किया गया, तो आकार का बड़ा होना तो लाजमी था। हमने भारतीय संविधान के निर्माण के समय 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। तब हर संविधान की कई विशेषताएं हमें अच्छी लगी, उसको सबको शामिल करना था, तो भारतीय संविधान का बड़ा होना तो लाजमी था। तो कारकों को उदाहरण सहित बताना पड़ेगा कि हमने रशिया से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, कनाडा से क्या लिया, ताकि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया। इससे पता चलेगा कि इतनी जगह से जब चीजें आएगी तो भाई ऑब्वियसली चीजें तो बड़ी होना सामान्य सी बात है। अगर किसी एक परिवार में 20 लोगों के यहां से अनाज पहुंचाया जाएगा तो उसके यहां पर तो अनाज की अधिकता होना सामान्य सी बात है। जब इतने देशों के संविधानों को हम शामिल करवाने की कोशिश करेंगे तो संविधान का बड़ा होना तो लाजमी है।
वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। तो यहां बताइए कि यदि 90% प्रवाल मर जाते हैं तो उसको किस तरीके का विरंजन कहते हैं। 70% प्रवाल मर जाए, 50% प्रवाल मर जाए, कुछ आंकड़े बताते चलिए, क्योंकि आकलन में आंकड़ों की हम उम्मीद करते हैं। चर्चा या विवेचना, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा चर्चा और विवेचना, ये सवाल है आपके 10वीं और 12वीं के। जहां चर्चा की बात, विवेचना की बात आपके 10वीं और 12वीं के जैसी ही है। सरल से सरल शब्द और सामान्य से सामान्य बात के आधार पर उसको समझाना। चर्चा करना, जैसे मैं अब आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, तो जिस तरीके से हम चीजों को समझा सकते हैं उस तरीके से समझाइए। चर्चा करने में आपको पूरी आजादी है मेरे लाल लालियों। केवल यही एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, आप जैसा देना चाहते डायरेक्शन दे दीजिए। यहां पर चर्चा करने वाली बात में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपका उत्तर आप जैसा भी लिख रहे हैं, जिस भी दिशा में जाने दे रहे हैं, जाने दीजिए। बट ये सोचिएगा कि क्या उस दिशा में जाने के लिए आपके पास मजबूत तर्क हैं, क्या आपके पास बेहतर तरीके से वाक्य हैं कि आप उसे उस दिशा में ले जा रहे हैं। चर्चा में पूरी फ्रीडम है, चर्चा को कोई बांधना ही नहीं दायरे में। चर्चा पूरी तरह से खुलकर करिए। प्रश्न का आंसर लिखने में चर्चाओं पर तनाव मत लीजिएगा। केवल यही प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं अपितु सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और उदारवादी संविधान भी है। चर्चा कीजिए, दीजिए जिस डायमेंशन में अब आप इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। इसलिए चर्चा के सवालों को हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी विद्यार्थी जिस रूप में लिखना चाहता है, कुछ नया मिल जाए तो हम नंबर ज्यादा देते हैं। जैसे भाई देखो क्या है कि चर्चा 10 लोगों ने की, लेकिन 10 में से कोई तो होगा जिसने चर्चा में उन बिंदुओं का वर्णन किया जिसमें बाकी 9 लोग नहीं कर पाए। ऐसी चर्चा को ज्यादा अंक मिलते हैं। इसलिए जब भी चर्चा के प्रश्न आएंगे मेरे लाल लालियों, जब भी चर्चा के प्रश्नों पर आप लिखेंगे, कोशिश करिएगा कुछ ऐसा लिखा जाए जो बाकी लोग जनरली लिख नहीं पाते हैं। यह बड़ा खूबसूरत होता है नंबरों को बाकी से अलग लाने के प्रश्नों में। चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन, विस्तार पूर्वक चर्चा, बातें एक ही हैं, लगभग सेम बातें हैं। टिप्पणी करने पर आते हैं। टिप्पणी अंग्रेजी में कहते हैं कमेंट्स। आप लोग कमेंट्स करते ही हैं, जैसे कि आप में से कई लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया हुआ है, मेरे पास मेरी टीम भेजती रहती है कि एक विद्यार्थी कमेंट्स कर रहा है कि सर आप बिल्कुल रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, हम आपको अब लाइक और शेयर नहीं करेंगे। आपकी नाराजगी भी बिल्कुल सही समय पर और सही जगह पर है, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं मुझसे हैं और मैं कई बार आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता हूं। इसका दुख मुझे भी होता है। पर कमेंट्स करना, कमेंट्स मतलब आपको सकारात्मक, नकारात्मक या दोनों, ध्यान से सुनना। कमेंट्स में या तो आप पॉजिटिव बिंदु ले लीजिए या नेगेटिव बिंदु ले लीजिए या दोनों। कमेंट्स में भी आप बहुत अच्छी तरह से संक्षिप्तीकरण करने की कोशिश करिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कमेंट्स की अगर बात करूं तो अपने विचार लिखने हैं, इसमें अपने विचार लिखने होते हैं। इसमें कोशिश करिएगा कि आप अपनी बात रख सके। अपनी बात रखनी अनिवार्यता है, अपनी बात। ये मत कहिएगा महात्मा गांधी ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। भाई उन महान लोगों ने क्या कहा सारी दुनिया जानती है, तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है। इसलिए कमेंट्स में अपने विचार लिखिए, और वह विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, या दोनों प्रकार के भी आप लिख सकते हैं कि देखो भाई मुझे कुछ बुराई भी लगती है, कुछ अच्छाई भी लगती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा, और पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए संक्षिप्तीकरण की शर्त अनिवार्य है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है कमेंट्स में। कमेंट्स में हां, ऐसा कोई
अनिवार्यता नहीं है, आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, पर संक्षिप्त जरूर करिए, संक्षिप्त जरूर करिए। कमेंट, जैसे लोग नहीं कहते भाई अपना कमेंट्स बताओ, अब कमेंट्स बताने के लिए तुम पूरी की पूरी फिलॉसफी झाड़ने लग गए तो हम कहेंगे भाई कहीं और जाओ, हम कमेंट्स मांग रहे थे। कमेंट्स का मतलब संक्षिप्त रूप से बता दो कि क्या लगता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में कोरोना की लहर अभी भी कमजोर थोड़ी सी हुई है, लेकिन भारतीय लोग उससे भी ज्यादा नियमों का पालन छोड़ चुके हैं। कमेंट्स करिए। तो अब कमेंट्स में फिलॉसफी मत झाड़िएगा कि हमारे भारतीय लोग बहुत पहले से ही ऐसे रहे। भाई सिंपल सी बात कहो, उसके लिए जरूरी है कि सरकार और प्रशासन लोगों को मोटिवेट करे कि अभी भी कोरोना कमजोर नहीं हुआ है। कमेंट्स करिए ना। कमेंट्स मतलब आप संक्षिप्त में बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं। साधारण शब्दों में संक्षिप्तीकरण की बड़ी अनिवार्यता होगी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान में केंद्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक के लगभग सभी विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, कल्याणकारी प्रावधानों को शामिल किया, किंतु इसके बावजूद भारतीय संविधान में 100 से अधिक संविधान संशोधन होने के क्या कारण है? टिप्पणी कीजिए। कमेंट्स करिए कि संविधान संशोधन के कारण है, क्योंकि संविधान लिखना और उसे व्यवहार में लागू करने में अंतर होता है। संविधान संशोधन के कारण है, परिस्थितियों के बदलने पर संविधान में बदलाव होना ही है, परिवर्तन संसार का नियम है। संशोधन होने के कारण है क्योंकि नए विषय भी तो सामने आ रहे हैं। दल बदल वाली बात पहले थोड़ी थी, या फिर हम कह सकते हैं आईटी वाली बात पहले थोड़ी थी। तो वहां जैसे जैसे नए विषय आएंगे तो नई बातें आएगी। तो संक्षिप्त में पॉइंट टू पॉइंट बताते चलिए कि संशोधन क्यों हो रहे हैं। टिप्पणी करने का मतलब आप अपने विचार बताइए कि आपको क्या लगता है इतने संविधान संशोधन क्यों हो गए। आप ये भी लिख सकते हैं, नकारात्मक भी लिख सकते हैं कि ये जो संविधान संशोधन है अधिकतर राजनीतिक रूप से प्रेरित रहे। संविधान निर्माता तो बड़ा बेहतरीन संविधान निर्माण कर चुके थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण, राजनीतिक दलों के परिवर्तन के कारण कई प्रकार की समस्याओं का निर्माण हुआ, इसलिए संशोधन होते चले गए। कई बार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए संसद ने संशोधन की लगातार एक कतार ही शुरू कर दी। राजनीतिक, याद करिए बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती मामले में माहौल शांत हुआ था, नहीं तो लगातार संशोधन पे संशोधन पे संशोधन चल रहे थे। आपने देखा था कि 1973 तक ही 25-26 संशोधन कर दिए थे, लेकिन जैसे ही 1978 आया तो 25 से 44वें संशोधन तक पहुंच गए थे हम लोग। मतलब 2-4 वर्षों में 20-22 संशोधन। वास्तविक रूप में राजनीतिक अपेक्षाएं ज्यादा थी। हर कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी शासन व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए भी संशोधन कर डाले इन लोगों ने। यह भी बता सकते हो, दोनों ही बता सकते हो कि भाई राजनीतिक कारण भी रहे, परिस्थितियां भी बदलती चली गई। कमेंट्स करिए, आपके पास आजादी है, पर संक्षिप्तीकरण जरूर करिएगा। सुसंगत उदाहरण मतलब कभी भी उदाहरण देते हुए उत्तर दीजिए। अगर सुसंगत उदाहरण मांगे जा रहे तो उदाहरण दीजिए। अब मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ये 2 शब्द, एक समालोचना और एक आलोचना। समालोचना और एक आलोचना, ये बहुत ही कठिन शब्द है, क्योंकि जब भी मैंने इसके प्रश्न मेरे लाल लालियों को दिए हैं, प्लस के विद्यार्थियों को दिए हैं, तो बहुत सारे लोगों की दिशा ही भटक गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी इसमें दुख होगा। इन दोनों शब्दों को सुन के जाना आज, यही वो 2 शब्द हैं जिसको वास्तविक रूप से पूरा समझना है आप लोगों को। आलोचना और समालोचना। पहले मैं आप लोगों को आलोचना से अवगत करा रहा हूं कि आलोचना क्या होता है। देखो, आलोचना का मतलब बुराई नहीं है, आलोचना का मतलब कमियां नहीं है, आलोचना का मतलब कही गई बात का विरोध करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आलोचना का मतलब कमियां निकालना नहीं है, आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं है, आलोचना का मतलब कही गई बात का विरोध करना है। शब्द पर गौर करना, विरोध करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़े सामान्य उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। भारत सरकार की कई उपलब्धियों में भारत स्वच्छ अभियान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसकी आलोचना कीजिए। तो आपको उस वाक्य को गलत साबित करना है। आपने कहा कि कौन कहता है कि भारत स्वच्छ अभियान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है?
केवल शुरुआती वर्षों में उसके कुछ परिणाम आए, उसके बाद तो अब कोई परिणाम नहीं मिल रहे हैं। जहां पर भी देखते हैं वापिस पुनः पन्नियों के साथ साथ लोगों ने कचरे को फिर से फेंकना शुरू कर दिया है। कथन का विरोध करना है मेरे लाल लालियों, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करना है जो कथन में कहा गया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कब होता है, यह सवाल ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग कब होता है, और देखना आप लोग इस जाल में फंस जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग तब होता है जब प्रश्न ही नेगेटिव दिया जाए, प्रश्न ही नेगेटिव दिया जाए। पिछले 7 वर्षों के भारत सरकार की उपलब्धियों के कारण, पिछले 7 वर्षों के भारत सरकार के क्रियाओं के कारण, कार्यों के कारण भारत अपने आर्थिक विकास मार्ग से भटक गया है। आलोचना कीजिए। तो मेरे लाल लालियों कथन क्या था, भटक गया है, इसका विरोध करना है, मतलब तुम्हें समर्थन में बात कहनी है। कौन कहता है पिछले 7 वर्षों में भारत की सरकार के द्वारा ऐसे कई कार्य किए गए जिसके कारण विकास का रास्ता तय हो रहा है और भारतीय विकास एक स्थायी और निरंतर गतिशील होता चला जा रहा है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों का सुधार कह सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक बदलाव कह सकते हैं। भारतीय पिछले शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो महिलाओं की मजबूती से लेकर पिछड़े और सामाजिक रूप से कमजोर तबके के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाई गई है, किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लाई गई है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो भारतीय शासन ने पिछले 7 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि और विकास को स्थायी बना दिया। इतनी बड़ी कोरोना जैसे संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है लेकिन लड़खड़ाई नहीं है। अब आप में से कई लोग क्या करते, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनिएगा जरा, इधर ध्यान से सुनना। आप में से कई लोग क्या करते, जैसी आलोचना लिखना होता ना तो बुराइयां कर देते, बिल्कुल भारत सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है, यहां पर भी प्रॉब्लम है, वहां पर भी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी भी है, सरकारी नौकरियां भी कम हो रही है, संगठित क्षेत्र भी कमजोर पड़ रहा है, प्राइवेट लोगों में भी कुछ ही लोग केवल पैसा कमा पा रहे हैं, आय की विषमता बढ़ गई है। उत्तर गलत हो जाता। शब्द पर गौर करना है। आलोचना का मतलब कमियां और नकारात्मक बातें नहीं बताना है। आलोचना का मतलब कहे गई बात का विरोध करना है। एक बार हाथ खड़ा करके बताइएगा कि आपको यह बात प्रॉपर समझ में आ गई है कि आलोचना का मतलब होता है कही गई बात का विरोध करना। अगर वह बात नकारात्मक है तो नकारात्मक का विरोध करना मतलब सकारात्मकता बतानी है, नकारात्मक का विरोध करना मतलब सकारात्मकता बतानी है। एक बार जरा हाथ खड़ा करके बताइएगा कि कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। धन्यवाद धन्यवाद। कई लाल लालियों को बात प्रॉपर तरीके, सच में मतलब ये बता रहा हूं मैं कि आलोचना में कई सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है वो बुराइयां करने लग जाते। भाई बुराई करना नहीं है, कही गई बात का विरोध करना होता है आलोचना, क्रिटिसाइज करना। और एक बार जरा कमेंट्स करिएगा लाल लालियों, जरा एक बार कमेंट्स करिएगा कि कितने लोगों को आज पहली बार आलोचना प्रॉपर तरीके से समझ में आया है कि आलोचना का मतलब विरोध करना, कमियां निकालना या नकारात्मकता बताना नहीं है। आलोचना का मतलब कही गई बात का विरोध करना है। क्रिटिसाइज करने का मतलब है कि उसको अपोज करना है। अब यदि वह जो भी बात करे उसका विरोध करते हुए बात करनी है। धन्यवाद धन्यवाद। तो एक लाइक तो बन ही जाता है। मतलब वैसे मुझे लगता है मास्टरों को कभी बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि लाइक करो, ये आप लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि समाज में थोड़ी बहुत भी अगर अच्छाई है तो उसका समर्थन करिए। इसलिए नहीं कि वो अच्छाई है, इसलिए कि बुराई जल्दी आगे ना बढ़ पाए। आप जो लाइक और समर्थन देते हैं मुझे, वो इसलिए नहीं देते कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि बुराइयां फिर आगे ना निकल जाए। इसलिए अच्छाइयों को आगे निकालने के लिए लाइक तो करना पड़ेगा। आइए जीवन में आगे बढ़ते हैं। समालोचना, समालोचना का मतलब होता है आलोचना करने के बाद संतुलित करना। आलोचना करने के बाद संतुलित करना, संतुलित करना। हमारी टीम बड़ी अच्छी करती है विश्लेषण। जब भी हमारी टीम विश्लेषण करती है ना मेरे लाल लालियों, जब भी हमारी टीम विश्लेषण करती तो समालोचना ही करती है। पहले कहेगी कि ठीक है भाई कुछ कमियां भी है लेकिन अच्छाइयां भी तो है।
ठीक है, सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य बहुत सकारात्मक है, लेकिन सरकार ने बातचीत तो करनी चाहिए। जैसे जैसे समालोचना, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कार्यकाल के दौरान जब चीनी क्रांति हुई, तिब्बत पर आक्रमण हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले सपोर्ट किया कि ठीक है भाई, वो चीन का क्षेत्र मान लिया जाता है। अब समालोचना करनी है तो हम क्या कहेंगे? भारत एक पड़ोसी देश होने के नाते जब चीन की पास लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर एक समाजवादी सरकार आक्रामक होकर काम करने लगी और हत्याएं होने लगी, तो भारत सरकार का कर्तव्य था कि विरोध करे। लेकिन भारत सरकार करती भी क्या? नई नई आजाद हुई थी, भारत सरकार के पास खुद की समस्याओं को लेकर ही बहुत बड़े प्लानिंग करनी थी, योजनाएं बनानी थी। तो वह विश्व की अन्य देशों की समस्याओं पर खुलकर बात करे और विरोध करे, इतना समय ही नहीं था। तो नेहरू जी ने जो किया, वास्तविक रूप में वो परिस्थितियां और उस समय की मांग थी। इसे कहते समालोचना। मतलब एक दो थप्पड़ भी लगा दो और कहो कि क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं, चलता है। बात समझ में आई? समालोचना। आपके परिवार आपके साथ यही होता रहता है। पहले आपको बहुत भला बुरा कहा जाएगा, जैसे मास्टर किसी दिन मूड में हुआ, गुस्सा किया तो बहुत भला बुरा कहेगा, फिर बाद में कहेगा चलो बेटा चलता है, बच्चे हो, कर लेते हो, पर फोकस करो पढ़ाई पर। तो समालोचना का मतलब पहले दो चार बुराइयां कर दो, दो चार विरोध कर दो, पर कहो कि ठीक है भाई, जो हुआ उसे भूलो, आगे बढ़ो, आगे देखो कि आगे क्या करना है। तो संतुलित आलोचना को समालोचना कहेंगे, जहां व्यक्ति विरोध करने के साथ यह भी बताने की कोशिश करता है कि परिस्थितियां भी तो जिम्मेदार होगी भाई, परिस्थितियां भी तो कुछ कारक हो सकती हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण से पूछा जाता है कि जब अर्जुन युद्ध छोड़ने की बात कर रहा था तो आपने उन्हें रोका, और खुद भी तो अपने रिश्तेदार के साथ जब मथुरा में युद्ध करने जा रहे थे तो आप मथुरा ही छोड़कर चले गए, इसलिए तो रणछोड़ कहलाते थे आप। तो भगवान कृष्ण समालोचना को कैसे टेकल करते हैं कि मैंने जब मथुरा का त्याग किया तो मैं किसी युद्ध के मैदान में शामिल नहीं हुआ था, मैंने उसके पहले ही शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, भले ही मुझे लोग रणछोड़ कहें। तो समालोचना मतलब क्रिटिसिज्म करके साथ संतुलित करिए उस बात को कि ठीक है भाई, जो हुआ वो हुआ, लेकिन गलती इतनी भी नहीं थी जितनी की कही जा रही है। जैसे मैं कहता हूं ना, वास्तविक रूप में लोग उतने महान नहीं होते जितने की महान बनने के बाद बताए जाते हैं, और लोग उतने बुरे भी नहीं होते जितने कि बुरे होने के बाद बताए जाते हैं। समालोचना का तात्पर्य भी यही है, बुराई करिए लेकिन थोड़ा प्यार से, बाद में बताइए कि ठीक है भाई, परिस्थितियां भी तो कुछ होती है, परिस्थितियों के कारण। तो आलोचना केवल बुराई, आलोचना में पलटना नहीं है, विरोध करना है। केवल बुराई की जगह मैं कहूंगा आलोचना में केवल विरोध करना है। समालोचना में विरोध को संतुलित भी करना है, समालोचना में आपको विरोध को संतुलित भी करना है। यदि आप नहीं कर पाए तो फिर आपका उत्तर अधूरा है। समालोचना में पक्ष विपक्ष दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है, सुझावों के साथ उत्तर का समापन करना होता है, एक आशावादी निष्कर्ष देना पड़ता है कि ठीक है भाई, बुरा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब भविष्य अच्छा होगा। एक आशावादी परिणाम की ओर हम लेकर जाते हैं, एक आशावादी परिणाम की हम कल्पना करते हैं, और इसीलिए समालोचना में हमेशा निष्कर्ष एक आशावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना है। विगत वर्षों में पाकिस्तान की ओर से बढ़ती निरंतर अवैध घुसपैठ की घटनाएं भारत के कमजोर सीमा प्रबंधन को दर्शाती हैं। समालोचना कीजिए तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई, सीमा प्रबंधन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन इसके अन्य कारक भी हो सकते हैं। हमने सीमा प्रबंधन के लिए कई प्रकार की तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है, हमारे जवानों की ट्रेनिंग में बदलाव किए जा रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के घुसपैठ की घटनाओं को रोका जा सके। इसलिए थोड़ी बहुत कमजोरी कहीं पर रह जाती है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। सीमा प्रबंधन में कई जगह कमियां भी देखी गई है, खामियां भी देखी गई है, वो है सब कुछ, लेकिन प्रयास जारी है। तो हम समालोचना में एक विरोध करने के साथ साथ संतुलित करने की कोशिश करेंगे। आलोचना, आलोचनात्मक विश्लेषण, आलोचनात्मक मूल्यांकन, कहे गए कथन या दिए गए टॉपिक को गलत साबित करना कहलाता है लाल लालियो आलोचना क्रिटिसिज्म। आलोचना क्रिटिसिज्म।
हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया है, किंतु इस नवीन शिक्षा नीति के भविष्यवर्ती परिणाम वर्तमान में उपलब्ध सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य और विगत अनुभव के आधार पर सुनहरे प्रतीत नहीं होते। आलोचना कीजिए। हम कहेंगे कौन कहता है कि सुनहरे प्रतीत नहीं होते? सुनहरे हैं, मैं प्रतीत करके दिखा देता हूं। नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ध्यान दिया गया है, नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया गया है, नई शिक्षा नीति में उन कोर्सेस को शामिल करने की बात है जो वर्तमान परिदृश्य में अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति के लिए संसाधन सीमित नहीं है, संसाधन जितने जरूरी है उतने दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति भारत के नए भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो देखना, आलोचना करने का मतलब शिक्षा नीति की कमियां नहीं बतानी है, शिक्षा नीति की कमियां नहीं बतानी है। कई लोग शिक्षा नीति की कमियां बता देंगे, कमियां नहीं बतानी है मेरे लाल लालियों। उसके इस बात का खंडन करना है कि जो आप कह रहे हो ना कि विगत अनुभव के आधार पर सुनहरे प्रतीत नहीं होते, सुनहरे है, सुनहरे है। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तुम्हें ऐसा आंसर लिखना है, तुम्हें ऐसा आंसर लिखना है कि मैं इसे सुनहरा प्रतीत करके दिखा दूंगा कि सच में नई शिक्षा नीति सुनहरी शिक्षा नीति है। इसलिए लाल लालियों, जब भी आलोचना कहनी है तो आलोचना का मतलब बुराई करना या नकारात्मकता नहीं करना है, कही गई बात का विरोध करना है, कही गई बात को गलत साबित करना है। इसी को कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के बावजूद शक्ति वितरण की प्रणाली राज्यों को केंद्र के जूनियर के रूप में स्थापित कर देती है। आलोचना कीजिए। हम कहेंगे कि किसने कहा कि जूनियर के रूप में स्थापित कर देती है? संसद की शक्ति अत्यधिक और व्यापक हो सकती है, असीमित नहीं है, उस पर भी बंदिश है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत उसे काम करना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन की उस पर छड़ी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा संविधान की व्याख्या की जाएगी और जागरूक मीडिया और जनता के द्वारा संसद के अति किसी भी कार्य को रोका जा सकेगा। इसलिए उसका कोई जूनियर नहीं है। हां, आप ये कह सकते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका जरूर हो सकती है एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो हम कहेंगे कि बिल्कुल गलत कह रहे हो आप कि जूनियर है, कोई जूनियर नहीं है। शक्ति संतुलन में थोड़ा सा पलड़ा भारी है, लेकिन वो जूनियर जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शक्तिशाली है और एक बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारे यहां पर ऐसी बात मत करिए, हमें गलत साबित करना है। क्या ये बात आप लाल लाली समझ पा रहे हैं कि कही गई बात को गलत साबित करना है? निष्कर्ष जनरली रेयरली पूछा जाता है, पर निष्कर्ष का मतलब होता है कि टॉपिक की पुष्टि करते हुए नए परिणामों को लिखना, और कोशिश करिए कि निष्कर्ष में एक मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश करिएगा। तो पहले तो हमने प्रश्न के मुख्य शब्द को समझने में पूरी ताकत लगा दी। पहले तो एक बार आप कमेंट्स करिएगा कि आपको मुख्य शब्द अब समझ में आ गए सर, कि हां अब हमें क्या करना है, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन उससे पहले क्या किसी को कोई भी मुख्य शब्द में कंफ्यूजन है तो मुझे फिर से पूछ लीजिए, मैं फिर बता दूंगा कि उस मुख्य शब्द या उस शब्द का तात्पर्य क्या है। बहुत ही बढ़िया, पूरी तरह से क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है। आलोचना का मतलब कही गई बात का विरोध करना। और आज की क्लास मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास रियल में, मतलब मैंने अभी तक जितनी क्लास ली थी उसमें सबसे अनिवार्य क्लास है आज की। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो सबके पास है, लिखने की कोशिश तो बहुत से लोग करेंगे और आंसर राइटिंग बहुत सारे लोग कर भी देंगे, लेकिन सही आंसर राइटिंग वही कर पाएगा जो प्रश्न समझ पाएगा। अब आते हैं आंसर राइटिंग पर कुछ छोटी छोटी बातें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आंसर राइटिंग पर मैं एक विस्तार पूर्वक प्रोग्राम लूंगा 5 दिन का, 4 दिन का, जिसमें आंसर राइटिंग के लिए डेली अलग अलग तरीके बताते चलेंगे कि देख लो ये तरीके से लिख दो, इस तरीके से लिख दो। आंसर राइटिंग कैसे इमेजिन कर सकते हैं वो भी हम क्लास लेंगे। लेकिन आज कुछ संक्षिप्त बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा।
जैसे कि एक और चीज, जैसे आप में से कई लोग कई बार कहते कि सर आप बड़ा विस्तार पूर्वक चीजों को पढ़ाते हैं। हम विस्तार पूर्वक चीजों को इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आपसे प्रकाश डालने का प्रश्न पूछेगा, मूल्यांकन करने का प्रश्न पूछेगा, आलोचना करने का प्रश्न पूछेगा, टिप्पणी करने का प्रश्न पूछेगा, चर्चा का प्रश्न पूछेगा या क्या पूछेगा। इसीलिए हमारे प्रश्न के आंसर में आप डायमेंशन देखना, स्वायत्त राज्य, तो हमने आपको पढ़ाया होगा कि चर्चा में क्यों, हमने आपको बताया होगा कि पूरा मामला क्या है, छठी अनुसूची क्या है, स्वायत्त राज्य क्या होता है, स्वशासी जिला क्या होता है, स्वायत्त राज्य और स्वशासी जिले में अंतर क्या होता है, स्वशासी राज्य की मांग क्यों की जा रही है, उसके पक्ष में उसके विपक्ष में क्या होना चाहिए, और हमारी टीम एक विश्लेषण भी आपके सामने रख देती है। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत चर्चा में क्यों, दक्षिण पूर्व एशिया क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया का भारत के लिए महत्व, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया संबंध, दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में चुनौतियां, भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वास्तविक रूप में आईएएस की तैयारी और वनडे एग्जाम की तैयारी में जो खाई पैदा होती है वो इसी कारण से होती है, क्योंकि जब एक आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी तैयार करता है चीजों को, तो वह कई डायमेंशन इसलिए तैयार करता है क्योंकि मेंस में कौन सा डायमेंशन पूछा जाएगा तय नहीं है। डायमेंशन बहुत जरूरी है। अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण क्या है, सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है, अध्यादेश के पक्ष में क्या तर्क है, अध्यादेश के विपक्ष में क्या तर्क है, क्या अध्यादेश के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए, वैश्विक स्तर पर अध्यादेश की व्यवस्था क्या किया जाना चाहिए, ऐसे सारी बातें हम करते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं आंसर राइटिंग पर गौर करना। सबसे पहली बात हम जो कर रहे हैं, नियमित अभ्यास। जिसे मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसके पहले भी कहा था कि जैसे ड्राइविंग होती है, ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो पहले दिन जब आप गाड़ी चलाने के लिए बैठेंगे तो आप बार बार पैर को चेक करोगे कि एक्सेलेटर पर है कि ब्रेक पर है, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूं। या साइकिल चलाना तो सबने सीखा होगा, जब आप पहले दिन साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपका पूरा फोकस होता है, आपके हाथ में हैंडल होता है, फिर भी आप डरे होते हैं। फिर 10-12 दिन बीतते हैं, साइकिल पर अब आपके दिमाग का कब्जा बढ़ता है। फिर 1 महीने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है कि लाल लाली साइकिल से दोनों हाथ छोड़कर भी साइकिल चला पा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, साइकिल चलाने पर न्यूनतम ध्यान है, लेकिन फिर भी साइकिल बढ़िया चल रही है। आंसर राइटिंग में शुरुआत में कई समस्याएं आएगी। कई लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग की शुरुआत नहीं करते, सवाल 10 खड़े कर देते। सर शुरुआत कहां से करूंगा, क्या लिखूंगा, अंत क्या करूंगा, निष्कर्ष कैसे लिखूंगा, छोटा कैसे करूंगा। भाई पहले लिख तो ले, लिख तो ले, शुरुआत तो कर दे, शुरुआत तो कर दो। गलत होगा भाई, पहला आंसर जो तुम लिखोगे अपनी जिंदगी में वो हो सकता है सबसे वर्स्ट हो, लेकिन ये अंत थोड़ी है तुम्हारा। तुम एक बेहतर आंसर लिखने के लिए बने हो, थोड़ा समय लगेगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, लेकिन आंसर बेहतर तो लिख कर आओगे आप लोग। नियमित अभ्यास करना है। पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, नियमित अभ्यास का अभिप्राय कहीं से कहां तक ये नहीं है कि 9 बजे आंसर राइटिंग के लिए बैठा मेरा लाल और 11 बजे 2 आंसर लिखकर कहा कि आज मैंने खोज कर दी। जैसे वो तारे जमीन की मूवी का एक सीन है जिसमें वो लड़का 3 गुना में 9 और 3 गुना में 9 लिखने के बाद फिर से कहता है कि भाई 3 तो खत्म हो गया और 9 रह गया, और अंदर फील करता है कि आज मैंने कुछ अद्भुत किया। तो ऐसी फीलिंग मत करिएगा कि 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे में 2 आंसर लिखे और अंदर ही अंदर फील किया आज तो मैंने जग जीत लिया है। बकवास है ये। ज्यादा बढ़िया है टाइम। 2 ही आंसर लिखने हैं। 100 शब्दों के लिए आप शुरुआत में 10 मिनट लीजिए, 11 मिनट लीजिए, 12 मिनट लीजिए, लेकिन टारगेट रखिए कि 6 मिनट की औकात है इस प्रश्न की। 6 मिनट में मुझे लाना इसे, और जिस दिन 6 मिनट में लिखना सीख गया
अपने आप आंसरों में गुणवत्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो पहले लाल लालियों 10 मिनट 12 मिनट का टारगेट दीजिए 100 शब्दों के लिए, 150 शब्दों के लिए 15 मिनट का टारगेट दीजिए, लेकिन 9 मिनट में आंसर लाना है आपको भविष्य में। 250 शब्द या 200 शब्दों के लिए शुरुआत में 20 मिनट ले लीजिए, लेकिन लाना है इसे 10 मिनटों में। और 250 शब्द के लिए आप शुरुआत में आधा घंटा ले लीजिएगा, लेकिन आपको इसे लाना है 12 से 13 मिनटों में। इतनी रफ्तार आपकी होनी चाहिए। इसलिए नियमित अभ्यास समय के साथ करिएगा। नियमित अभ्यास मेरे लाल लालियों समय के साथ करिएगा। नहीं तो लगा हुआ है मेरा लाल और डेली कह रहा है सर मैं डेली 2 आंसर लिखता हूं। क्यों लाल, कितना टाइम लगाते हो? आंसर लिखने के बाद नोट किया करो, इतने शब्द लिखे हैं सर मैंने, अंदाजन इतने शब्द, और आपको अंदाजन लिखना है कि इतने टाइम में लिखा है, तभी किसी को चेक करने के लिए देना। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है आंसर राइटिंग में, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इस कक्षा को देखने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक बेहतरीन उत्तर लिखने की काबिलियत रखता है यदि उसे 2 दिन दे दिए जाए। पर इसमें से सेलेक्ट तो वही होगा जो इसे 6 मिनट में लिख कर दिखा देगा। बेहतर नहीं, औसत से थोड़ा अच्छा, सबसे टॉप का नहीं, आइडियल नहीं, लेकिन सबसे अच्छा। जैसे 4 लोग किसी जंगल में हैं और उनके पीछे बाघ लगा है, क्या वो बच पाएंगे? बच पाएंगे, क्योंकि उन्हें शेर से आगे नहीं दौड़ना है, उन्हें बचे हुए 3 लोगों से आगे दौड़ना है। अगर वो बचे हुए 3 लोगों से आगे दौड़ गया तो उसकी जान बचने की 100% गारंटी है। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम आइडियल आंसर ढूंढो? तुम्हें कौन कह रहा है कि शेर के आगे निकलो? तुम्हें तो उन 4 लोगों में से अपने आप को आगे कर देना है, ताकि तुम्हारे जीवित रहने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो। तो बेहतर आंसर लिखने के लिए आपको लाल लालियों करना क्या है? बेहतर आंसर लिखने के लिए आपको समय के साथ प्रैक्टिस करनी है। पहला पॉइंट टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया। दूसरा क्लीन और क्लियर राइटिंग, इसका मैं बहुत अच्छे तरह से वर्णन करना चाहूंगा। मैंने कई बार आंसर चेक किए, हमारे प्लस के विद्यार्थियों के भी कुछ अच्छे आंसर भी मुझे मिलते हैं, लेकिन कई विद्यार्थी जो 12वीं के बाद लिखने की शुरुआत करते हैं, देखना उनकी गलती क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, भारत के नागरिकों को कर्तव्य, अब कर्तव्य मान लो गलत लिख दिया गया तो मेरा लाल लगा हुआ है, पूरा बदला निकालेगा, कर्तव्य खत्म करके रखूंगा मैं, फिर लिखेगा कर्तव्य एवं अधिकार दिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक नागरिक अधिकार की मांग पहले करता है, अधिकार की मांग पहले करता है। अब एक बार और गलत हो गया, फिर पूरा बदला निकालेगा। इससे तो पहले बचिएगा, क्योंकि आप वास्तविक रूप में दिखाना क्या चाहते हो? गलतियों को छिपाना क्या चाहते हो? उत्तर को। भाई गलतियां कोई बड़ी बात थोड़ी है। कर्तव्य गलत लिख दिया गया था तुमसे, कर्तव्य गलत लिख दिया गया था तो कोई बात नहीं, एक लाइन खींच दी, बस उतनी औकात है उसके गलत को सम्मान देने की, क्योंकि इसमें समय भी लगेगा, इसमें नुकसान भी होगा, तो एक लाइन बस गलती होने पर हटाना है। दूसरा बिंदु क्लीन और क्लियर। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मेरी राइटिंग क्या असर डालेगी? तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, राइटिंग केवल 5% असर डालती है 100% में। 5% बहुत खूबसूरत राइटिंग हो लेकिन कंटेंट घटिया हो तो नंबर 10 में से 1 ही मिलना है। बहुत घटिया राइटिंग हो लेकिन कंटेंट अच्छा हो तो 10 में से 5 और 6 मिल जाएंगे। कंटेंट भी अच्छा है, राइटिंग भी अच्छी है, तब हम कहते कि राइटिंग वाले को थोड़ा सा आधा नंबर ज्यादा मिल जाएगा। आधा नंबर भाई, आधा नंबर 5%। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मेरी राइटिंग खराब है। भाई खराब राइटिंग तुम्हें लगती है, वैसे तो मेरी राइटिंग भी खराब है,
वैसे तो मेरी राइटिंग भी खराब है, लेकिन मैंने जितने नंबर सोचे हमेशा उतने मिले। फिर वो यूपीएससी की बात करूं मैं, एमपीपीएससी की बात करूं, या फिर और कहीं भी अगर मैंने एग्जाम लिखा है तो जितना सोचा है उतना नंबर मिला है। इसका मतलब अंदाजा कैसे लगाएंगे? कुछ मत करिए, राइटिंग करिए। राइटिंग करने के बाद 3-4 लोगों को दिखाइए, 5 लोगों को दिखाने का नियम बना दीजिए कि भाई राइटिंग करने के बाद 5 लोगों को दिखाइए। अगर 4 लोग कह दे कि भाई मैं पढ़ पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं, सुंदर मत पूछना, बोलना इसे पढ़कर दिखाओ। अगर वो पढ़ पा रहा है तो तुम्हें अपनी राइटिंग सुधारने पर काम नहीं करना है, अपनी तैयारी में और रिवीजन में, नोट्स बनाने में, मेहनत करने में लग जाओ। बकवास मत करो कि मैं राइटिंग सुधारूंगा। पर अगर 5 में से 3 लोग, 4 लोग कह दे कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्या लिखा है, तो थोड़ा सुधार करिए। थोड़ा सुधार कैसे करेंगे सर? धीमा लिखना शुरू करिए। पहले लाइनिंग के ऊपर टोपी बनाने की आदत डालते चलिए। कोशिश करिए कि प्रतिदिन आधा पेज, 1 पेज राइटिंग पर कंसंट्रेट करते हुए लिखोगे। पूरा त बनाने की कोशिश करोगे, पूरा न बनाने की कोशिश करोगे। जैसे कई लोग त कैसे लिखते हैं, देखना, कई लोगों का त ऐसा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो र ऐसा होता है और कई लोगों का र ऐसा हो जाता है। अब ये र दिखता ही नहीं है, तो थोड़ा सा कर्व बढ़ाइए, अपनी राइटिंग के कर्व बढ़ाइए, अपनी राइटिंग की पूरी जितनी भी उसकी जगह। जैसे मैंने कर्तव्य लिखा तो ये देखना, ये गलत हो गया। गलत कैसे हुआ कि भाई दिख भी नहीं रहा ये, तो वह को थोड़ा आधा लीजिए और यह जोड़ दीजिए, तो आप लोग फील करेंगे व्यवहारिक रूप में कि हां आपकी राइटिंग में बदलाव आ गया है, आपके कर्व छोटे हो गए हैं, आपका राइटिंग का साइज छोटा हो गया है, या फिर आप लोग उस शब्द या अक्षर को प्रॉपर जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो उसे कहेंगे कि क्लियर। तो क्लीन मतलब ऐसी चीजें नहीं करनी है, और क्लियर का मतलब पढ़ने में आ जाए, ऐसे आंसर राइटिंग को प्रेफर करना है मेरे लाल लालियों। ग्रामर संबंधी त्रुटियां, जरा इस पर गौर करना। मुझसे भी होती है, मुझसे भी होती है और आज भी होती है, तो घबराना नहीं। ग्रामर संबंधी त्रुटि का मतलब जैसे क्या है भाई? भूगोल। अब भूगोल ये सामान्य शब्द है, पर कोई व्यक्ति भूगोल को ऐसा लिख दे तो हम कहेंगे थोड़ा ठीक नहीं लगता। पर यह गलती उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यह गलती महत्वपूर्ण है। देखना, जैसे विशेष और कोई लिख दे विशेष, अजीब सा लगता है कि नहीं? इसको देखने के बाद कुछ फील आता है कि नहीं कि यार कुछ गंदा गंदा सा लग रहा है, वो विशेष तो लग ही नहीं रहा है। जैसे शिक्षक, जैसे शिक्षक, अब अगर आप उसे ऐसा लिखोगे तो अंदर से फीलिंग आती ना कि यार ये जम नहीं रहा, ये ठीक नहीं लग रहा, यार ये बहुत बुरा है। ऐसी गलतियां थोड़ी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आंखों से ये उतना नहीं चुभता, आंखों को ये उतना नहीं चुभता जितना कि ये चुभता है। मैं व्यवहारिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें कोई ग्रामर सिखाने के लिए नहीं आने वाला हूं कल से कि चलो ग्रामर शुरू करते हैं। तुम्हें बस थोड़ी सावधानी ये बरतनी है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें गलती होने की हम उम्मीद नहीं करते, तो वहां गलती मत करना। पर जहां थोड़ी बहुत मिस्टेक होनी ही है, चल जाता है, कहीं बिंदी छूट गई, कहीं कॉमा छूट गया, कहीं पर पूर्ण विराम नहीं लगाया, कहीं पर बिंदी छूट, कहीं पर कुछ और चीज छूट गई, चलता है, इतना कोई तनाव नहीं। हाँ, लेकिन ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती है, ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती, ये दिखती है कि यार ये कितना गंदा बच्चा है। एक बार कमेंट्स करना आप लोग, एक बार कमेंट्स करना, क्या ये चीजें आपको दिख रही कि नहीं? सच में बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल व्यवहारिक। आप एजुकेटर की जगह पर, विद्यार्थी की जगह पर कॉपी चेक करने वाले बन जाइए कुछ समय के लिए, और देखिए कि कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है विशेष, ऐसा लिखा हुआ है शिक्षक, क्या कहोगे आप? आप कहोगे कि यार बकवास बच्चा, ये नंबर काटो इसके, तब नंबर काटे जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे भूगोल की जगह ऐसा भूगोल, तो उतना नहीं चुभता, उतना नहीं चुभता जितना कि ये। इसलिए थोड़ा सा मतलब हम कहेंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक का मतलब मात्राओं पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप मेरे पीडीएफ को पढ़ते हैं, तो पीडीएफ में मात्राओं पर गौर करा करिए, और धीमे धीमे हाथ को मेमोराइज हो जाती है मात्राएं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जिस पर तो अब हमने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब जरा थोड़ा सा आंसर फॉर्मेट पर भी आ जाते हैं, आंसर फॉर्मेट पर आते हैं। आंसर फॉर्मेट,
यदि 100 शब्दों का प्रश्न है मेरे लाल लालियों, 100 शब्दों का प्रश्न है तो सीधा ये उत्तर लिख दीजिए। अगर 150 शब्दों का प्रश्न है, 150 शब्द का प्रश्न है तो आप मेन पार्ट और कंक्लूजन दे दीजिए। 200 शब्दों का प्रश्न है या 250 शब्दों का प्रश्न है, वहीं पर 3 बातें आएगी। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, 10 नंबर का प्रश्न 100 शब्द है तो मेरे लाल ने 20 शब्द, 25 शब्द, 30 शब्द बर्बाद कर दिए उसकी भूमिका बनाने में। क्यों भाई, भूमिका पर 4 नंबर दे रहा है क्या वो अलग से? 100 शब्दों में 10 लाइनें लिखनी है, 10 लाइनों में तुम इंट्रोडक्शन में 3 लाइनें बर्बाद कर दोगे, 2 लाइनें कंक्लूजन में बर्बाद कर दोगे, तो मेन पॉइंट क्या खाक लिखोगे? 100 शब्दों में कोई भी इंट्रोडक्शन की गंदी आदत नहीं डालेगा, कोई भी व्यक्ति निष्कर्ष की आदत नहीं डालेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी सोच समझकर सवाल देता है। हां, अगर मूल्यांकन का सवाल है तो निष्कर्ष देना पड़ेगा। 100 शब्दों में डायरेक्ट अटैक करिए ना प्रश्न पर कि क्या पूछ रहे हो भाई, बताओ क्या जानना चाहते हो। सीधा उत्तर लिख दो, जहां प्रश्न लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा हुआ है वहीं से शुभारंभ कर दो। सीधा प्रश्न के वाक्य को, प्रश्न के मुख्य वाक्य को, मेन सेंटेंस को उठा लो और शुरुआत कर डालो। 200 शब्द है, 250 शब्द है तो हम ये गारंटेड उम्मीद करते हैं कि मेरा लाल, मेरी लाली पहले इंट्रोडक्शन लिखेगी, फिर उसको एक धारा प्रवाह का रूप देगी और फिर एक परिणाम लिखकर दिखाएगी। तो मैं कहूंगा कि हां, 200 शब्दों के साथ न्याय हुआ। भाई 200 शब्द हैं, 200 शब्दों में 25 शब्दों में, 30 शब्दों में, 40 शब्दों में इंट्रोडक्शन दो, 40 शब्दों में आप उसके कंक्लूजन को लिखो और बचे हुए 120 शब्दों में लिख दो प्रश्न को। मैं कहूंगा बढ़िया उत्तर है। तो नंबरों पर भी डिपेंड करता है। नहीं तो मेरे लाल लालियों को क्या लगा हुआ है, 12वीं से आदत डाली है मेरे लाल लालियों ने, या ग्रेजुएशन में भी आदत डाल दी है। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मुख्य भाग लिखेंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे और कहेंगे देखिए सर मैंने पूरा आंसर लिखा फिर भी नंबर कम आए। क्योंकि मेरे लाल जो मांगा था वो नहीं दे रहे हो। तुमसे कोई पूछ रहा है कि भारत की राजधानी क्या है और आप लगे हुए हो कि भारत में कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश भी है, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है। कोई जरूरत है? पूछा है भारत की राजधानी तो राजधानी का उत्तर बताओ ना सीधा। 100 शब्दों में सीधा अटैक करने की आदत डालिए और 150 शब्दों में या तो इन 2 हिस्सों को लिख दीजिए या इन 2 हिस्सों को लिख दीजिए, तीनों हिस्सों को लिखने की कोशिश मत करना। और इसी कारण तुम छोटा नहीं लिख पाते हो। कई सारे लाल लाली शिकायत करते कि सर मैं छोटा नहीं लिख पाता हूं, क्योंकि मेरे लाल तुम छोटा लिखना ही नहीं चाहता है। तो चाहता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगा मैं, फिर मैं मुख्य भाग लिखूंगा। कोई जीवन का आनंद ले थोड़ी रहे हैं। 100 शब्दों में 10 लाइनों में लिखना है, 6 मिनट का टाइम है। पूछ क्या रहा है बता दो, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट 10 में से 7 नंबर तक मिल जाएंगे। डायरेक्ट बता दो उसको कि वो क्या चाहता है। इसीलिए मैं बसंत कुमार कह रहा है कि क्या सभी सवालों को 3 पैराग्राफ में? नहीं, 3 पैराग्राफ में सभी सवाल, यही तो बता रहा हूं मेरे बसंत कुमार कि 3 पैराग्राफ हर एक में नहीं आएंगे। अंक पर डिपेंड करेगा, प्रश्न के साइज पर डिपेंड करेगा, आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसे किस रूप में देना चाहते हैं। उत्तर लेखन में ज्यादा जटिल शब्द, कई सारे लाल लालियों को देखा है कि वो कहते सर आप कैसे बहुत अच्छे कठिन शब्दों का उपयोग कर लेते हैं, निरंतर प्रभावबद्ध होकर हिंदी के सामान्य शब्दों को बहुत आसानी से उपयोग कर लेते हैं, निरंतर हिंदी में आप बोल सकते हैं। तो भैया मैंने प्रैक्टिस की है, पर मैंने कठिन शब्दों का कहीं पर भी उच्चारण नहीं किया है, या मैं कहीं पर भी कठिन शब्दों को जबरदस्ती समावेशित नहीं करता हूं। मैं उसको यदि प्रभावबद्ध तरीके से मस्तिष्क में आ रहे हैं तो लिखता हूं, बोलता हूं। कठिन शब्दों को मत उपयोग करिए, लेकिन कुछ शब्दों का बदलाव करिए। मैं वो शब्द बता रहा हूं, आम बोलचाल वाले शब्दों को कम उपयोग करिए। मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आपको। आज हमने पूरी मेहनत करके एक लिस्ट भी बनाई है। थोड़ा सा उन शब्दों की जगह दूसरे शब्दों का उपयोग आप ज्यादा करिएगा। इधर ध्यान देना, जैसे खारिज की जगह अस्वीकृत करिए, खत्म की जगह समाप्त बोलिए, आना जाना की जगह आवाजाही बोलिए, बंदोबस्त की जगह प्रबंध बोलिए,
इस्तेमाल की जगह प्रयोग बोलिए, कर्ज की जगह ऋण बोलिए, तारीफ की जगह प्रशंसा बोलिए, गुनाह की जगह अपराध बोलिए, अगर की जगह यदि बोलिए, ऐतराज की जगह आपत्ति बोलिए, इज्जत की जगह प्रतिष्ठा बोलिए, एहसान की जगह उपकार बोलिए, मंजूरी की जगह स्वीकृत बोलिए, मजबूर की जगह विवश बोलिए, कोशिश की जगह प्रयास बोलिए, फैसले की जगह निर्णय बोलिए। कुछ शब्द अपने सामान्य बोलचाल भाषा में आप समावेशित करिए। जैसे जैसे आप उन शब्दों का निरंतर उपयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे वह शब्द आपके लिए एक सरल रूप में उपस्थित होते रहेंगे। उन शब्दों को आप कहीं पर भी सामान्य अर्थ के रूप में उपयोग कर पाएंगे। लेकिन यदि आप इस प्रकार के शब्दों को निरंतर उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उत्तर लेखन के समय आप अपने सामान्य बोलचाल के शब्दों को समावेशित कर देंगे। जैसे मैं कह देता हूं कि घुसेड़ देते हो तुम लोग, तो घुसेड़ने की जगह समावेशित शब्द उपयोग करेंगे। मेरी भावनाओं को आप समझ गए होंगे। तो मेरे लाल लालियों, वहां पर इस प्रकार की चीजों को ज्यादा गौर करा करिए, इस प्रकार की चीजों को ज्यादा गौर करा करिए। मैं एक बार हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, कि यदि आप इसका फोटो खींचना चाहें तो फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि ये शब्द आपकी मदद करेंगे। अपने शब्दकोश को मजबूत करना है। वन वर्ड को थोड़ा जमा कर दीजिए। जैसे गागर में सागर, जो वन वर्ड होते हैं ना, उसको अपने पास जमा रखा करिए। जमा करने का मतलब कोई मेहनत थोड़ी करनी है। एक कहीं पर भी वन वर्ड का कोई सेंटेंस मिल जाए तो उसको याद रख लिया करिए। अच्छे रहते हैं ऐसे वन वर्ड, क्योंकि वो आपके आंसर में उत्कृष्टता लेकर आते हैं, आपके आंसर को भीड़ से अलग करने की योग्यता लेकर आ जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक आंसर दिखा रहा हूं, देखना। एक औसतन विद्यार्थी उत्तर कैसा लिखता है और हमारी टीम उत्तर कैसे लिखती है। देखना, एक साधारण उत्तर को कैसे बेहतर उत्तर में बदला जा सकता है। एक जीवंत उदाहरण देखना, एक जीवंत उदाहरण देखना। सभी लाल लाली इधर गौर करिएगा आज। एवरेज राइटिंग, इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए केंद्रीय स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसा कहा है। अब देखना स्मार्ट आंसर, 3 लाइनों में लिख दी पूरी बात, और देखना आप कहेंगे कि सर खूबसूरत। निष्कर्षतः भारत में प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या को दूर करने हेतु केंद्र स्तर के साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। निष्कर्षतः भारत में प्रदूषण जैसी बड़ी समस्याओं को दूर करने हेतु केंद्र स्तर के साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। क्या आप लोग अंतर समझ पा रहे हैं कि नहीं? एवरेज राइटिंग, स्मार्ट राइटिंग में केंद्रीय स्तर, ये केंद्रीय स्तर था और ये क्षेत्रीय स्तर था। दोनों को एक लाइन में कर दो ना भाई, कि केंद्र के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इसी को कहते हैं कि शॉर्ट में आंसर लिखा जाता है। आप पहले देखे तो सही, कंटेंट जमा तो करिए। अब थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 15 अगस्त को मैं एक किताब लेकर आ रहा हूं जिसमें मेंस के केवल क्वेश्चन होंगे। मैं शब्द को फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल क्वेश्चन होंगे। हां, लेकिन उस किताब में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और निबंध होंगे। पर मैं उन प्रश्नों को इस तरीके से देना चाहता हूं जैसे कि मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। लेवल 1, जिसमें विद्यार्थी प्रैक्टिस करे और अपने आप की आंसर राइटिंग को मजबूत करे।
लेवल 1 में सवाल क्या होंगे? चक्रवात किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं, जीडीपी को समझाइए। लेवल 2 के सवालों पर हम बात करेंगे। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। भारत में बेरोजगारी को दूर करने में उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लेवल 3 भारतीय कृषि, ये यूपीएससी का लेवल है। लेवल 2 रहेगा पीसीएस वाले में। लेवल 1 और लेवल 2 पीसीएस वाले गरीब लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि एक ही किताब, एक ही तैयारी, यूपीएससी में भी सिलेक्शन और अपने राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी सिलेक्शन होना चाहिए। एक ही बार में जंग ऐसी जीती जाए कि हर जगह जीत का डंका बजना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह जीत, हर जगह जहां मेरा लाल लाली गया वहां से लौटकर जब भी आया है तो विजयी होकर आया है। जैसे जापानी सैनिक होते हैं जिन्हें समुराय कहा जाता है। जब ये जापानी सैनिक युद्ध के लिए निकलता है तो केवल एक ही विकल्प लेकर निकलता है, विजयी भव। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। और यदि जापानी सैनिक को लग जाए कि वो हारने वाला है तो वो अपनी गर्दन वही काट देता है। जो व्यक्ति मरने के लिए निकला हो उसे कौन हरा सकता है? तो कुछ ऐसी युद्ध शैली के साथ आगे बढ़ना है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, टिप्पणी कीजिए। मतलब आपको अब यहां भारतीय कृषि मानसून का जुआ इस शब्द को समझाना है। जैसे जुए में किसी भी प्रकार से गारंटी नहीं होती कि आप जीतेंगे ही, वैसे ही भारतीय किसान को किसी प्रकार की गारंटी नहीं है कि वह इस साल उत्पादन लेकर ही रहेगा। वह पूर्ण रूप से मानसून पर यदि निर्भर है तो उसके उत्पादन में वह हमेशा आशंकित रहेगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय स्तर पर न केवल शक्तियों के विकेंद्रीकरण बल्कि लोकतांत्रिक सहभागिता को भी स्थापित करता है। स्पष्ट कीजिए, यह तीसरा लेवल है। पर मैं चौथे लेवल के भी सवाल दूंगा। ये लेवल के सवाल वैसे तो यूपीएससी एक हाथ पूछेगी, लेकिन मैं ये सवाल भी दूंगा क्योंकि इस लेवल की प्रैक्टिस जो लाल लाली कर लेगा, यूपीएससी की भी औकात नहीं है कि उसे वो किसी लाल लाली को आंसर राइटिंग में रोक देगा। अब जैसे अपने मैंने जो शब्द कहा कि यूपीएससी की औकात नहीं, आहत मत होइएगा, मैं तुम्हारे लिए कहता हूं ऐसा कि कॉन्फिडेंस रखिए। अगर चौथा लेवल पार कर दिया तो फिर कोई लेवल बचा ही नहीं है। कोई सवाल आ जाए और मेरा लाल लाली उस सवाल को भेद ना सके, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। भारतीय संसद उस सुपर ट्रेन की तरह है जिसकी गति तो उसके हाथ में है किंतु उसका नियंत्रण और ब्रेक न्यायपालिका के पास है। टिप्पणी कीजिए। भारत में गरीबी का निर्धारण करना उतना ही कठिन है जिसका इसे समाप्त करना। हमारे देश में गरीबी मापन के लिए तेंदुलकर कमेटी से अलावा रंगराजन कमेटी, दांडेकर फार्मूले के अलावा योजना आयोग, कितने लोगों ने कमेटियां बना दी, पर सही ढंग से कोई आज भी नहीं बता पाया कि सच में भारत में गरीब कितने हैं। तो गरीबी की समस्या से ज्यादा बड़ी समस्या गरीबी के वास्तविक परिभाषा को निकालना है। कथन के आलोक में भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु सरकारी स्तर पर उठाए गए विभिन्न कदमों की समीक्षा कीजिए। विभिन्न कदमों की समीक्षा कीजिए। चौथा लेवल है आंसर राइटिंग का। पांचवा लेवल वैसे मैं पांचवें लेवल में बहुत कम सवाल दूंगा, दार्शनिक सवाल होंगे इसमें। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। टिप्पणी कीजिए। अब रूढ़िगत भी और नैतिकता भी, उसको समझना पड़ेगा। यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। मतलब जो वास्तविकता होती है वो कभी आइडियल नहीं होती बल्कि वह सच में वही होता है जो होना चाहिए। यह लेवल थोड़ा फिलोसॉफिकल, पर पांचवा लेवल मैं कम डालूंगा, कम सवाल डालूंगा, लेकिन 5 लेवल तक के सवाल मिलेंगे। अब कुछ आइडियल आंसर मैं दिखा दे रहा हूं, पर घबराना नहीं। आज से आंसर राइटिंग शुरू भी कर रहे हो तो हल्के फुल्की शुरुआत करना। अभी ज्यादा टिपिकल सवालों पर मत जाना, हवाबाजी करने की कोशिश मत करना। जैसे कि एक विद्यार्थी ने बिल्कुल लिखित दिया है तो मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। यद्यपि संघात्मक सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और यह सिद्धांत संविधान के
आधारिक लक्षणों में से एक भी है, किंतु यह इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन संघात्मक व्यवस्था केंद्र के पक्ष में झुकी हुई है। हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन शक्ति बंटवारे में केंद्र का पलड़ा भारी है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल संघात्मक परिकल्पना के विरोध में है। यह एक ऐसा लक्षण है जो उसके संघीय गुणों का विरोध करता है। चर्चा कीजिए। 250 शब्द। देखना उत्तर कैसे लिखना चाहिए था। ये विद्यार्थी ने ही लिखा है। मैं अपना आंसर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा आंसर आएगा तो आपके मन में आएगा कि सर आप तो आइडियली लिखोगे, तो मैंने विद्यार्थी वाला लिखा है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य के मध्य संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से शक्तियों के विभाजन मिलते हैं। केंद्र तथा राज्य दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च होते हैं, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण केंद्र और राज्य के मध्य 7वीं अनुसूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का यह विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया गया है, जिन पर क्रमशः केंद्र राज्य एवं केंद्र राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने एक निर्णय के माध्यम से संघीय व्यवस्था को संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया गया है, किंतु अन्य संघात्मक व्यवस्था की तरह भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन समान रूप से नहीं किया गया है। समवर्ती सूची पर निर्मित कानून में गतिरोध होने पर केंद्र के कानून का प्रभावी होना केंद्र की ताकत को मजबूत करता है। आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 250, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना अनुच्छेद 248, राज्यों के पुनर्गठन संविधान में संशोधन के संबंध में अधिकार, संसद की प्रमुख भूमिका अनुच्छेद 3 इत्यादि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र के पक्ष में शक्तियों के झुकाव को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से घोषित राष्ट्रीय महत्व के विषय पर या अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्तियों का विस्तार राज्य सूची के विषय पर भी हो जाता है 253। किंतु संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संसदीय कानून की व्याख्या, मूल ढांचे की संकल्पना और न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को सीमित करते हैं, जो केंद्र को सीमित और निरंकुश स्थिति प्रदान करने से रोकते हैं, असीमित और निरंकुश स्थिति प्रदान करने से रोकते हैं। अतः केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक सशक्त भूमिका प्रदान करना यद्यपि आदर्श संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांत के प्रतिकूल है, किंतु यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था का विशिष्ट गुण है, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अपनाया गया है। इसीलिए लाल लालियों मैंने एक विद्यार्थी का उत्तर दिखाया ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिला सकूं, ताकि आपको पता चल सके कि रियल में विद्यार्थी ही अच्छा उत्तर लिखते हैं। मैं कहूंगा कि इस विद्यार्थी के 250 शब्दों की अगर बात है तो 250 शब्दों में इस विद्यार्थी ने जिस खूबसूरत तरीके से उत्तर लिखा है, अगर ये 15 अंकों का है तो मैं आपको दावे के साथ बता दूं कि इस विद्यार्थी को 9 से लेकर 11 अंक देने की प्रबल संभावना है। 9 से 11। अब आप कहेंगे सर 14-15 नहीं मिलते भाई, 11 बहुत 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 खूबसूरत उत्तर पर मिलते हैं, ऐसे उत्तरों पर मिलते हैं। इसी टाइप में एक और सवाल है कि स्पष्ट कीजिए अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिला किस प्रकार निर्मित की। ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप आंसर जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगली क्लासेस हमारी आती रहेगी। MK लाइव रिफर कोड उपयोग करते चलिएगा और थोड़ा सा वीडियो शेयर करना शुरू करिए, क्योंकि जब तक कि बेहतरीन आप लोगों का सपोर्ट नहीं आता, मेरी ऊर्जा उतनी नहीं रह पाती। आज आप लोगों का सपोर्ट रहा, मेरी ऊर्जाएं भी मजबूत रही और मैंने कुछ बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने रखा। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल हाथ जोड़कर एक विनती है
कि आप जब भी कक्षा करें तो जितना हो सकता है विद्यार्थियों को शेयर करें, क्योंकि सही और अच्छी जानकारियां यदि आप प्रसारित नहीं कर पाए तो वो समय दूर नहीं जब बुरी जानकारियां आप तक पहुंच जाएगी। मतलब खराब लोगों के फैक्ट वाली छोटी छोटी बातों में ही आपका यूट्यूब भर जाएगा और अच्छे लोग धीमे धीमे कम हो जाएंगे। इसलिए यदि आप लोग यूट्यूब पर तैयारी करने वाले लोगों में हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि सही तैयारी करने वाले और सही कंटेंट उपलब्ध कराने वाले शिक्षकों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा लग सकता है कि सर आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि तुम्हें यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट चाहिए तो आज तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम्हें कितना समर्थन और विरोध करना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका परिणाम आने वाले दिनों में रहेगा कि बहुत रेयरली आपको कोई अच्छे टीचर मिलेंगे और बाकी सब 2-4 फैक्ट बताएंगे। मैंने अभी यूट्यूब पर आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मैक्सिमम यूट्यूब वाले आपको क्या बताते चलेंगे, करंट अफेयर, ऐसे आंसर लिखे, ऐसे एनसीईआरटी पढ़े। पर इकलौते ऐसे चैनल हैं जहां आपको कंटेंट भी जी भरकर मिलता है, आपको कंसेप्ट बहुत बारीकी से पढ़ाया जाता है, हर चीज पर आपके साथ खुलकर बात की जाती है। इसलिए समर्थन बहुत जरूरी बन जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपका लाइक केवल मेरे सपोर्ट में नहीं है बल्कि उन लोगों के विरोध में भी है जो केवल यूट्यूब को गलत और किसी भी प्रकार की जानकारी के प्रवाह के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे। शेयर और लाइक करते चलिएगा, ये आपके कर्तव्य भी हैं और आपके लिए अनिवार्य भी। बाकी आपकी मर्जी है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। उत्तर वैदिक काल की कल क्लास हम लेंगे। यदि इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं हमेशा ही तैयार हूं। अपने दिमाग में वो बातें निकाल दीजिएगा कि मास्टर छिपाना चाहता है, मुझे कोई एग्जाम तो देनी नहीं है भाई, मैं तो आया ही हूं आप लोगों के लिए। तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि क्लास हो, लेकिन क्लास अगर नहीं हो पाती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। ऑफलाइन क्लास में तो आप कह सकते हैं कि सर आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में कई कारण हो सकते हैं। पर कोशिश करेंगे कि कल उत्तर वैदिक काल बहुत खूबसूरत तरीके के साथ प्रस्तुत किया जाए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत।